हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 32वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? बताइए, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, छिपकली में। देखिए, जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं उसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इनके लिंग का निर्धारण वातावरण के ताप के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो बताइए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कहीं कहीं जो है कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ह्यूमन बॉडी का क्या है? पावर हाउस है। ठीक है, इसे पावर हाउस कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, और यह सेलुलोज से निर्मित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल किससे निर्मित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का भी जो है जंतु कोशिका में अभाव होता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें असुमेलित फाइंड आउट करना है। बताइए, असुमेलित कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्सरे। एक्सरे पियरे क्यूरी ने एक्सरे की खोज नहीं की थी, बल्कि विल्हम के रोंटगेन ने किया था। ठीक है, और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और इनके पति पियरे क्यूरी दोनों ने मिल करके रेडियम की खोज की थी। देखिए, रेडियम तत्वों की खोज किसने की थी? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी 1895 में विल्हम के रोंटगेन ने। और एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो केयरफुल्ली इसको याद रखिएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से इसका परिणाम सही होगा? बताइए, कौन सा परिणाम निकलेगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए, मान लीजिए यह एक तरह से जो है एक सेब है, इसे कुछ और मत समझिएगा। यह एक सेब है और इसका जो है भार मान लीजिए 250 ग्राम है। ठीक है, अब जो है पृथ्वी इस पर जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसकी वजह से इसका भार 250 ग्राम है। यदि जो है पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त कर दिया जाए तो इसका भार जो है शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, जो इसमें मैटर भरा हुआ है सेब में, वो तो नहीं ना समाप्त होगा, वो तो बना रहेगा। तो वही कह रहा है कि जो है भार तो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगाए गए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यदि अचानक समाप्त कर दिया जाए तो उसका भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंचू। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। और यदि जो है डफला जनजाति की बात करें तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। ठीक है, असम में पाई जाती है। और डाफर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? डाफर जनजातियाँ गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये सब याद रखिएगा, लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, लेप्चा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सिक्किम में पाई जाती हैं। और डाफर जनजातियाँ गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये जो है इफला नहीं है, ये डफला है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चेंचू जनजातियाँ आप देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में और केरल के कुछ भाग में पाई जाती हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए देखिए, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पहले गोंड था, लेकिन जो है अब भील हो गया है। ठीक है, गोंड कहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है? तो गोंड यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। और बिहार की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ऐसे जो है लिंक करके रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो भील जनजातियाँ जनसंख्या में सर्वाधिक हैं, इसीलिए भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। और गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए देखिए, 7वां क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। कथन ए है, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? आप पढ़ चुके हैं, गोंडवाना सेल समूह में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो ये राइट है। कारण आर है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या जो लौह धात्विक और अलौह धात्विक हैं, जो धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं, इनकी वजह से गोंडवाना शैल में कोयले की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है? नहीं। तो जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में लगभग 90% से अधिक कोयला किस सेल समूह से पाया जाता है? तो गोंडवाना सेल समूह से पाया जाता है। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक धात्विक खनिज किस सेल समूह से पाया जाता है? तो धारवाड़ सेल समूह से पाया जाता है। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन खनन किया जाता है। ठीक है, देखिए बैलाडीला की खान जो है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में पाई जाती है, जो कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुंड। देखिए यहाँ पर जो है कुंड जाम नहीं है, यहाँ पर जो है कुंडग्राम है। कुंडग्राम, ये टाइपिंग एरर है। चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। देखिए,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जिसे कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वैशाली के निकट है। इनका जन्म लगभग जो है 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था, जो कि वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनकी माता जो कि त्रिशला थी, ये वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ स्टेटमेंट में क्या दे दिया जाता है कि ये जो है चेटक की बेटी थी। तो इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है, तो इसको केयरफुली याद रखिएगा। बेटी नहीं, ये बहन थी। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदवर्धन था। देखिए 10वां क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बताइए कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? तो कृषि का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ था। और पशुपालन की बात करें तो पशुपालन मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों किया गया है? क्योंकि यहीं से जो है रामगंगा नदी होकर के बहती है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कैसा है? देखिए ये सब आप लोग कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज रिवीजन किया जा रहा है। तो मौलिक अधिकार कैसा है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात इसे आप न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं। यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय का जो है शरण ले सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और अवाद योग्य में कौन सा आता है? निर्देशक तत्व आता है और मौलिक कर्तव्य आते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया, इस पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है, कल पढ़ चुके हैं आप लोग। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिकारों का बिल है वहीं से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, उसी के ये जो है समकक्ष है, उसी के मतलब बराबर है, उसी की तरह है। तो मौलिक अधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान के मॉडल से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ये चौथे तीर्थकर थे। तो देखिए जैन में जो है कितने कुल तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। ये चौथे थे, ये जो है 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। देखिए छठवां क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, बताइए। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जो बृहद पाषाण स्मारक पाए जाते थे, वहाँ मृतकों को जो है साउथ इंडिया में दफनाया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। देखिए स्टेटमेंट ए है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो राइट है। कारण आर है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वह मुस्लिम शासन की स्थापना के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया था, बल्कि लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? बताइए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र उसे कहते हैं जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित हो, वंशानुगति ना हो। तो भारत का राष्ट्रपति कैसा है? निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बताइए वंशानुगत है या निर्वाचित है? तो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित नहीं होता बल्कि वंशानुगत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ये है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 53 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है। और कारण आर है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है प्राकृतिक वास का विनाश, मतलब वृक्षावरण का जो उन्मूलन होता है, वृक्षों की कटाई होती है, ये सब क्या है? प्राकृतिक वास, मतलब जीव जंतु कहाँ निवास करते हैं? जंगल में। तो इसकी वजह से जो है जैव विविधता का ह्रास होता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।